नमस्कार दोस्तों, मैं लवली कुमारी आज बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करूंगी। वो क्या है? घर कब लेना चाहिए। हमारा मिडिल क्लास का एक रहता है कि चलो घर ले लेंगे, बहुत बड़ा चीज़ है घर। या तो हम बचपन में कहीं रेंट में रहे रहते हैं, नहीं तो हॉस्टल लाइफ जिए रहते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा रहता है कि घर कब लेना चाहिए। तो उसके लिए हम बहुत सारे क्राइटेरिया देखेंगे, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उस टॉपिक पे आज बात करेंगे एक एक करके। सो फर्स्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका एज क्या है। एज आपका 30 to 40 ईयर्स है या 40 से एबव है और 30 से कम है। ये फैक्टर बहुत निर्भर करता है कि घर कब लेना चाहिए। सो अगर आपका एज 30 to 40 है तो ये आपका बेस्ट टाइम है घर ले लेने का, क्योंकि अगर 40 से एबव जाते हैं तो बैंक वाले को थोड़ा देखना पड़ता है कि हम इसको लोन कितने ईयर्स का दे सकते हैं, क्योंकि आपका रिटायरमेंट भी 60 में हो जाता है। अगर आप कॉरपोरेट लाइफ में हैं तो कॉरपोरेट में क्या है, मैक्सिमम 45 to 48 तक जॉब करते हैं, उसके बाद लोग छोड़ देते हैं या अपडेट होना स्किल्स का कम हो जाता है। इसकी वजह से हायर पोजीशन अगर है कोई पहुंच गया तो ठीक है, वरना वो ड्रॉप बैक हो जाता है। तो सबसे अच्छा एज है अगर आप बैंक लोन लेके जा रहे हैं तो 25 और 30 के बीच में। क्योंकि अगर आप इस एज गैप में हैं 25 to 30 ईयर्स, आपका मिनिमम 25 ईयर्स तो सर्विस रहता है। तो उस हिसाब से बैंक्स भी आपको अच्छा टेन्योर देते हैं और इंटरेस्ट रेट भी कंपैरेटिवली कम ही रहता है। वही 40 के एज के ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा रहता है, टेन्योर भी कम रहता है, तो मंथली ईएमआई ज़्यादा जाने की चांस रहता है। आप अर्ली 20s में जैसे 21 से 25 तक भी ले सकते हैं अगर आप कम एज में एस्टैब्लिश हो गए, जैसे आपका किस्मत खुल गया और गवर्नमेंट जॉब हो गया 20-21 साल की उम्र में, या स्टूडेंट डेज से चलाते हुए यूट्यूब चैनल अच्छे से क्लिक हो गया आपके अर्ली 20s में ही, तब आपके हाथ में पैसा आ गया, तो वो आप घर ले सकते हैं। इफ़ यू आर अ वर्किंग एम्प्लॉय, अगर जॉब कर रहे हैं, तो 25 से 30 के बीच में घर लेना बहुत अच्छा चीज़ होता है। क्योंकि उस टाइम आपका सिबिल स्कोर डेवलप करने का चांस रहता है, आगे जाके आपको टाइम ज़्यादा रहता है और जैसे ही ग्रोथ होता है तो आप वो लोन को प्री क्लोज भी कर सकते हैं। क्योंकि करियर अभी बिगिनिंग स्टेजेस में ही रहता है, तो जैसे जैसे करियर आगे बढ़ते जाता है वैसे आपका सैलरी बढ़ते जाएगा, तो 13th ईएमआई पे कर लेना, चाहे थोड़ा अमाउंट इकट्ठा करके पार्ट पेमेंट कर देना, ऐसे करके आप लोन जल्दी भी फिनिश कर सकते हैं और उससे आपका सिबिल स्कोर और बढ़ेगा, तो एक और लोन चाहिए तो भी आप ले सकते हैं लेट एज में भी। 30 के 40 के बीच में लोन्स और टेन्योर थोड़ा इधर उधर हो जाता है। 40 के ऊपर तो मुश्किल ही है। अर्ली 30s में फिर भी ठीक है, 25-20 ईयर्स का आपको आराम से मिल जाता है टेन्योर, 30 मिलना तो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए 25 से 30 एज में इफ़ यू आर अ वर्किंग एम्प्लॉई एंड यू कैन अफोर्ड टू पे द ईएमआई, महीने का ईएमआई आराम से 30-35 हज़ार देने जैसा आपका सैलरी है, तो आप आराम से ले सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है आपका एज कितना है। 30 से 40 भी मैक्सिमम। आप कुछ और भी फैक्टर है जो कि आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये सिर्फ यही नहीं है कि एज पे ही डिपेंड करता है। सेकंड हम बात करेंगे, आपके इनकम पे डिपेंड करता है। सो आपका इनकम बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है इधर। आपका जो सैलरी है या फिर आपका जो इनकम है, बिजनेस हो स्टार्टअप हो जहाँ से भी, आपका इनकम का 25 to 30% ही ईएमआई में जाने जैसा आप घर ले। मान लीजिए आपका जो इनकम है 50,000 है पर मंथ, तो आप ऐसा ही घर ले जिसमें आप 15,000 मैक्सिमम बोलेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं थोड़ा कम खर्च कर लूंगा, तो आप 15 to 20, 25 तक आप जा सकते हैं। सो इतना आप सोच के ईएमआई ले। अगर आपका मान लीजिए इनकम 1 लाख है तो आप आराम से 45 तक जा सकते हैं ईएमआई। तो ये आपका डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके घर में हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग है, तो उस अनुसार से आप अपना खर्च और ईएमआई को, मतलब 30%, टोटल इनकम का 30 to 35% आप रख सकते हैं इनकम के लिए। 40-50% भी जा सकते हैं
अगर आपका सैलरी रेंज ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ एक और फ़ायदा होता है, जैसे जैसे आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, टैक्स ब्रैकेट में ऊपर जाते रहते हैं, तो वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स में भी हेल्प करेगा। आपका टैक्स जो है, इनकम टैक्स जो है आपको कट के जो आता है, उसके बाद आईटीआर फाइल कर सकते हैं हर साल में, हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में। तो आईटीआर फाइल करते वक्त आपको ये होम लोन का ईएमआई जो पे कर रहे होते हैं, वो आपको आईटीआर के फॉर्म में थोड़ा पैसा वापस लाने में आपको मदद कर सकता है। तो अगर आपका इनकम टैक्स ब्रैकेट में पड़ रहा है और आप ओल्ड टैक्स रिजीम में चूज़ किए हैं, न्यू टैक्स रिजीम तो ये ऑप्शन नहीं रहता है, वही ओल्ड टैक्स रिजीम में ऑफर अगर आप चूज़ कर लेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर आपका सैलरी 1 लाख पर महीना भी हो, फिर भी आपको आईटीआर में ज़्यादातर पैसा, लगभग 1 लाख वापस आने की चांस रहता है अगर होम लोन लिए रहते हैं तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम देख के आप अपना घर चूज कीजिए, कि अगर आपका सैलरी 50-60 हज़ार के रेंज में है तो एक 1 BHK काफ़ी है। आपका घर का वैल्यू कहीं 50 लाख से ज़्यादा ना होने जैसे आप कह लीजिए, ताकि आपका ईएमआई भी कम रहेगा, टेन्योर भी ज़्यादा रहेगा। वही आपका एज थोड़ा ज़्यादा है, आपका सैलरी भी ज़्यादा है, 1 लाख या उसके ऊपर जा रहा है आपका सैलरी, तो आप आराम से 1 CR तक का घर देख सकते हैं, जो बड़ा बड़ा बिल्डर्स बनाते हैं, 3 BHK चाहे 3.5 BHK भी, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि वो आपके आईटीआर में बहुत हेल्प करता है। सो फर्स्ट हो गया आपका एज, सेकंड हुआ इनकम, थर्ड हम बात करेंगे यू आर मैरिड और नॉट। सो अगर आप शादीशुदा है तब तो आपके देखना पड़ेगा आपका कितना फैमिली मेंबर्स आपके इनकम पर डिपेंडेंट है। आप ऐसा तो नहीं कि घर में 3-4 लोग हैं और वो 3-4 लोग आप ही पर डिपेंडेंट है, आपके बच्चे या आपके पेरेंट्स या आपकी वाइफ या हस्बैंड, कोई भी आपके ही इनकम पे डिपेंडेंट है। तो आप थोड़ा सोच समझ के रिस्क लीजिए और 20-30% ही इनकम का ईएमआई में जाने दीजिए, क्योंकि उससे पहले आप एक हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, सो डैट आपको वो फैक्टर का इशू नहीं रहे, टेंशन नहीं रहे। ये सब देख के कितने फैमिली मेंबर्स आपके ऊपर डिपेंडेंट है वो देखना है। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, पेरेंट्स हमें खूब अच्छे से पढ़ा देते हैं, जितना उनका हैसियत जितना कर सकते हैं वो अपने जी जान से पढ़ा देते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं अब बेटा या बेटी तू कमा, तू अपना देख ले, तू कमा के घर ले ले। तो उस जगह आपको बोलना है कि वो जरूर आपके शादी के लिए थोड़ा पैसा रखे रहते हैं, तो आपको बोलना है कि वो शादी का जो मान लीजिए उनका बजट 15 लाख है या 10 लाख है, तो उसमें से आप मुझे 5 लाख दे दो, मैं एक घर ले लूँगा। शादी से पहले एक घर ले लेना बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो आपको आगे जाके सिक्योर कर देता है लाइफ में। आजकल वो भी देखते हैं लड़का का अपना घर है कि नहीं, अलग से ये देख के ही लड़की लोग भी डिसीजन लेते हैं शादी करना है कि नहीं करना है। पहले के ज़माने में उतना नहीं होता था, लेकिन आजकल एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि उसका 50-55 साल का पिता जो दे सकता है लड़की को, वो अपना 25-27 या 30 साल का हस्बैंड भी दे सके, तो उससे आपको कम्पीट करना है। तो इसीलिए लोग भी आजकल शादी बहुत लेट कर रहे हैं, और ये सब अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपसे हो सकता है, जैसे मैं पहले बोला था 25 से 30 के बीच में घर लेने का, वैसा अगर आप प्लान रखेंगे तो शादी से पहले एक घर ले लेना, उसका आपके सैलरी के 20-30% या 40% ईएमआई चले जाना भी आपको एक स्टेबिलिटी टाइप का देता है, क्योंकि आप जॉब छोड़ने का या रिस्क लेने का थोड़ा सोचेंगे, और ज़्यादातर लड़की सब भी यही देखती है कि लड़का स्टेबल है कि नहीं। आप स्टेटस दिखाने पर मत जाइए प्लीज, क्योंकि आप एक दिन के शादी में मान लीजिए आपका बजट 15 लाख या 25 लाख या बहुत दिल्ली मुंबई ये सब में आ जाइए तो 50 लाख का बजट रहता है, 1 करोड़ भी जाता है। तो आप एक दिन के शादी में 50 लाख या 30 लाख खर्च कर दिए, दूसरे बार आप हनीमून का हो सकता है आप टिकट 4 दिन के लिए घूम के आ गए, आपका वो 1 मंथ तो बहुत अच्छे से बीत जाएगा शादी का वीडियो देखते हुए, हनीमून को याद करते हुए। लेकिन वो 1 to 2 मंथ या मैक्सिमम मान लीजिए आप 3 मंथ to 4 मंथ आप बिता लेंगे उस खुशी में, लेकिन उसके बाद आपको रियल प्रॉब्लम शुरू होगा लाइफ में। आपको घर अगर रेंट में है, या अगर मान लीजिए आप उस टाइम मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ है, तो ये सब प्रॉब्लम आपको तब शुरू होगा। इसलिए आजकल देख सकते हैं डाइवोर्स केस ज़्यादा हो रहा है। तो उस टॉपिक पे हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन हाँ मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपने स्टेटस को, दिखावटी को, अपने शौक को थोड़ा कम करके
आप उसी टाइम पेरेंट्स से 5 लाख तक लेके और अपने घर में इन्वेस्ट करके, आपको घर में क्या मांगता है 10% जो भी टोटल अमाउंट है, मान लीजिए आप 60 लाख का 2 BHK फ्लैट ले रहे हैं तो 60 लाख का 10% आपको उस टाइम देना होता है। उसके अलावा आपको कितना, अगर 60 लाख है तो अप टू 3 लाख रजिस्ट्रेशन चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज ये देना होता है। मतलब अगर आपको 60 लाख का फ्लैट लेना है तो आपके हाथ में 15 लाख होना चाहिए, सो डैट आप 10% मेंटेनेंस, रजिस्ट्रेशन चार्ज और थोड़ा अगर आप घर में जा रहे हो तो थोड़ा बहुत इंटीरियर आप उस टाइम काम के लिए कर सके। इंटीरियर का भी मैं बोलूँगी ज़्यादातर इंटीरियर में 5 लाख 10 लाख देने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर लेते ही आप उसको धीरे धीरे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अब वो आप ही का घर है। आप 2 साल 5 साल में भी आराम से कीजिए, बट रेंट में देने से क्या होता है, रेंट में हमारा फालतू का पैसा जा रहा है, उधर से हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं आने वाला है। मान लीजिए आप अपना घर ले लिए, EMI ही दे रहे हैं, आप ये सोचिए कि मैं ऑलरेडी जो रेंट दे रहा था 15,000 या 10,000, वो 10 to 15,000 रेंट दे रहा हूँ, बाकी जो दे रहा हूँ मैं अपने लिए सेविंग कर रहा हूँ। जैसे आप अगर सेविंग के लिए कहीं अलग रखते हैं SIP में या इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट ही आप अपना सोचिए कि हाँ कल होके ये मेरा, मान लीजिए 60 लाख का फ्लैट लिया तो कल होके ये 1.2 करोड़ तक हो जाएगा। तो ये सोच के आप इन्वेस्ट समझ के लीजिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम भी एक बार ऐसे ही बैठ के सोच रहे थे, बात कर रहे थे, तो रियलाइज़ हुए कि सिर्फ 5 साल में रेंट और डिपॉजिट्स के फॉर्म में, डिपॉजिट्स तो चूज़ लेते हैं लैंडलॉर्ड्स सिटीज़ में, तो रेंट और ये डिपॉजिट्स के फॉर्म में ही लगभग 6 लाख या 7 लाख वेस्ट कर चुके हैं। सोचिए वही पैसा अगर इन्वेस्ट किया रहता, वही पैसा अगर सेव किए रहते तो कितना फ़ायदा होता था। तो जैसे ही ये सोच आया है तुरंत दिमाग में ये आ जाता है कि अरे नहीं यार, अपना घर एक ले लेना चाहिए, क्योंकि वही 6 लाख अगर हाथ में होता तो घर एक अलग ही तरीके से बन जाता था। तो हाँ, मजबूरी में रेंट में रहना पड़ता है। अगर उस सिटी में आप अपना करियर बनाने का डिसीजन ले लेते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि रेंट और डिपॉजिट के पैसा जो है उसको कम करते जाए, और अपना, जैसे ये बोली है, पेरेंट्स से थोड़ा हेल्प लेके, चाहे अपना सेविंग्स, अपना जॉब जो कर रहे हैं उससे थोड़ा सेविंग्स लेके पैसा इकट्ठा करके घर ले लेना बहुत ज़रूरी है। और मिनिमम 10-15 लाख हाथ में रख के ही आगे जाइए, क्योंकि बुकिंग अमाउंट, फिर रजिस्ट्रेशन चार्जेस जैसे ये बोली है, मेंटेनेंस चार्जेस, फिर उसके बाद ऐसे अलग अलग बहुत सारे आपको खर्च हो जाते हैं शुरू में, घर हाथ में आने से पहले ही। तो आपका घर का वैल्यू जो है उसमें आराम से 20% पैसा अपने हाथ में रखने की कोशिश कर लीजिए। उसके बाद घर लेने का ही कोशिश कीजिए। तब तक कोई बड़ा सा घर 30-35 हज़ार वाला 3 BHK रेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है तो 1 BHK 2 BHK में कम रेंट कम डिपॉजिट में निपटा लीजिए, ताकि आपका आगे जाके अपना घर हो सके, और उस पैसा आप जो रेंट और डिपॉजिट के फॉर्म में वेस्ट कर रहे हैं वो वेस्टेज ना हो। और उसके बाद मैं 4th पॉइंट बोलना चाहूँगी कि डिपेंड करता है कि आप उस सिटी में नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स रहने का सोच रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आप न्यू ज्वाइन किए, 6 मंथ भी नहीं हुआ आपने एक घर बुक कर दिया, अब आपका क्या होगा, 6 मंथ या 2 ईयर्स का सेविंग आपका उसमें चला गया, अब आप दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, तो आपको उसको रीसेल करने में या ये सब में प्रॉब्लम हो सकता है। आपको लग सकता है अरे क्यों मैं ले लिया, क्यों फंस गया, रेंट को फिर से अब मुझे देखना होगा। मान लीजिए उधर कोई आपका अपना आदमी नहीं है उसको रेंट में देने के लिए या देखने के लिए, तो आपको उधर लॉस समझ में आ सकता है। सो इसके लिए आप क्या कीजिए, पहले देखिए कि आप नेक्स्ट 5 ईयर्स, मिनिमम 5 to 10 ईयर्स उस सिटी में रहने वाले हैं या नहीं है। अगर रहने वाले हैं तो ऑफ कोर्स रहिए और लीजिए फ्लैट। यहाँ मुझे एक एग्जाम्पल की याद आ रहा है। मेरा एक दोस्त है, उसको पुणे में जॉब हुआ था, 1 साल काम किया है, फिर उसको लगा कि हाँ यहाँ ज़िंदगी ठीक ठाक चल रहा है, ज़्यादा कॉस्टली सिटी नहीं है, जितना सैलरी आ रहा है उसमें अच्छे से पैसा बच भी रहा है, अकेले है, अभी शादी वादी नहीं हुआ है, तो इधर एक घर ले लूँगा करके एक बुकिंग कर लिया था, रजिस्ट्रेशन हो गया था, उधर EMI लग गया था। फिर वैसे 1 साल हो गया, उस घर का हाथ में आना, इंटीरियर करवा के हाथ में लिया है घर। उसके बाद ये देखा है कि उसका जॉब प्रोफाइल जो है उसमें उसको आगे नहीं जा सकता है सिर्फ पुणे में, और उसको अच्छा ऑफर्स कहाँ आ रहा है, गुड़गांव या बैंगलोर में।
तो ये जो प्रॉब्लम होता है तब उसका फिर से बेचने का, फिर एक ही साल के अंदर अभी अपना मेहनत लगा के इतना सारा पैसा करके बेचने का, हाँ वैल्यू तो बढ़ जाता है, लेकिन जितना आप उससे प्रॉफिट लेने की सोचते हैं वैसा तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आइडियल टाइम है घर का अगर रीसेल करना है तो उसका वैल्यू अच्छे से आराम से 30-40% बढ़ जाना है, उसके बाद आप अगर बेचेंगे तो भी एक चीज़ है, लेकिन एक ही साल के अंदर उसको जो बेचने की सरदर्द हो गया, क्योंकि जॉब तो आगे बढ़ नहीं रहा है, उस सिटी में बहुत खोजा है, उस जॉब प्रोफाइल में नहीं मिल रहा है, गुड़गांव मिल रहा है, बैंगलोर मिल रहा है, तो क्या कर सकता है। तो इस तरह आप पहले पूरा रिसर्च कीजिए, अगले 5-10 साल के लिए सोचिए कि वही रहेंगे नहीं रहेंगे, या वहाँ रहकर क्या होने वाला है, ये सोच के तब आप अपना डिसीजन लीजिए। और लास्ट पॉइंट मैं बात करना चाहूँगी, बहुत ही मेन पॉइंट है कि आप सैलरी पर्सन है या फिर आपने स्टार्टअप बिजनेस किया है या फिर आपके जो फैमिली मेम्बर्स, पापा का या फिर किसी का भी जो बिजनेस था उसको आप रन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही मेन फैक्टर है। सो अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपका 6 मंथ का ही देखेगा कि आपका इनकम कितना है। लोन के लिए जब भी आप पूछने जाएंगे तो आपको 6 मंथ का ही देखेगा। वहीं अगर आप स्टार्टअप बिजनेस शुरू किया है, एक था मेरा फ्रेंड, वो 1 ईयर स्टार्टअप बिजनेस में अच्छे से कमाया और उसके बाद उसने सोचा कि चलो अब घर ले लेते हैं। तो जब लोन के लिए अप्लाई किया तो उसका लोन पास नहीं हुआ। तो बैंक वाले ने क्या बोला कि आपका 1 ईयर का इनकम देख के हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते, हम उसको वैल्यू नहीं दे सकते। कम से कम 2 to 3 ईयर्स बैंक स्टेटमेंट रहता है, तब जाके हम स्टार्टअप बिजनेस को बोल सकते हैं कि हाँ ये अच्छा जाएगा, आप इतना EMI भर सकते हैं हर मंथ। ये चीज़ का श्योरिटी हमें तभी मिलेगा। तो ये चीज़ आपको देखना है कि आपका अगर स्टार्टअप बिजनेस है तो 2 to 3 ईयर्स अच्छे से इनकम दे रहा है तब आपको लोन मिलेगा। नहीं तो आप अगर बिजनेस फैमिली के चला रहे हैं तो उसके थ्रू आपका बैंक स्टेटमेंट देखा जाएगा, उसके थ्रू आपको मिलेगा। और अगर अच्छे से एस्टेब्लिश्ड है आपका फैमिली बिजनेस या ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस जो आप 3-4 साल से चला रहे हैं, बिना लोन के भी घर ले सकते हैं। और वो लेना बहुत अच्छा चीज़ है वैसे लेना, क्योंकि आपको इंटरेस्ट के फॉर्म में एक्स्ट्रा पैसा नहीं जाएगा। सोचिए अगर 50 से 60 लाख का घर अगर ले रहे हैं तो EMI भरते भरते में आप लगभग 1 करोड़ या उससे ऊपर भी भर देंगे। अगर सिंगल पेमेंट में हो सकता है तो एस्टेब्लिश्ड बिजनेस वालों को जिसके साथ ऑलरेडी उतना पैसा है कि सिंगल पेमेंट में ले सके, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है घर लेने का। यस, सो सिंगल पेमेंट में देने अगर नहीं है तो आप 50-60 जितना ज़्यादा अमाउंट आप दे सकते हैं उतना आप देकर लेने में ही फ़ायदा है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए 40 लाख भी अगर ले रहे हैं, 40 to 45 लाख भी लोन ले रहे हैं, अगर उसको आपका एज 30 ईयर्स बिलो है तो 30 ईयर्स का अगर आप रख दे रहे हैं उसको कि मैं 30 ईयर्स चुकाऊंगा, तो 9 to 10% भी अगर इंटरेस्ट रेट पर रख रहे हैं तो वो आपका 1 करोड़ से एबव चला जाएगा। इसके लिए क्या करना है कि आपको एक्स्ट्रा EMI पेमेंट करते रहना है ईयर में। उसके लिए हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, दूसरे वीडियो में, इस टॉपिक पे कि कैसे हम घर के लोन अगर 20 ईयर्स का लिए हुए हैं या 10 ईयर्स का लिए हुए हैं, कैसे उसको 5 ईयर्स में हम बंद कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।